Assalamu alaikum. Guys, let's discuss May June 2019 variance 12. Boltzmann distribution of molecular energies in a sample of aqueous hydrogen peroxide at room temperature is shown. ठीक है. Which diagram shows the Boltzmann distribution of molecular energies of aqueous hydrogen peroxide maintained at room temperature when catalyst manganese peroxide is used? आप जानते हैं कि जब कैटलिस्ट यूज होता है तो ग्राफ की जो शेप है वो चेंज नहीं होती, एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप होती है, और अगर स्टार्टिंग कर्व ये है एक्टिवेशन एनर्जी का तो ऑब्वियसली वो डिक्रीज होकर यहाँ पर आ जाएगा. सो चेक कर लीजिए, ये तो ओरिजिनल कर्व है और ये भी ओरिजिनल पॉइंट है, ये तो गलत हो गया, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी चेंज नहीं हो रही. लेकिन अगर ये इनिशियल एक्टिवेशन एनर्जी है तो आप नोट करें अब एक्टिवेशन एनर्जी ड्रॉप हो गई, यानी ज्यादातर फ्रैक्शंस मॉलिक्यूल के ऐसे हैं जो कि आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, राइट. तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो, एंड देयरफॉर राइट आंसर इज बी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज oxygen has 3 stable isotopes 16, 17, 18. All 3 isotopes are present in a sample of oxygen gas. Oxygen gas का formula है O2, which was analyzed using mass spectrometer. How many peaks associated with O2 plus ions would be expected? Okay, so हम आपको बता देते हैं कि अगर आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो पहली पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों 16 हों. तो अगर ये दोनों के दोनों 16 होंगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 32. ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक 16 हो और एक 17 हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा 33. ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि एक ऑक्सीजन 16 हो एक 18 हो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 34. ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम 17 हो जाएं, ये भी 34. ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये वाला ऑक्सीजन 17 और ये वाला ऑक्सीजन 18 हो जाए, तो ये हो जाएगा बेटा 35. ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों ऑक्सीजन 18 हो जाएं, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 36. अब देखें 32 का एक फ्रैक्शन 33, ये दोनों 34 है तो मैं इनको एक ही लूंगा 35, 36. तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पीक्स कितनी हो जाएंगी 3, 4, 5. तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वो कह रहे हैं द फर्स्ट 8 सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी फॉर 2 एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3. याद रखिएगा वी सेट पीरियड 3 of the periodic table are shown. What is the formula of the ionic compounds formed from these elements? देखें सबसे ज्यादा एनर्जी का गैप यहां पर आया है, इसका मतलब शेल चेंज हो गया. एनर्जी गैप शेल चेंजेस. ठीक है. अब कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं वैलेंस शेल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द वैलेंस शेल. From last shell और balance shell is the same thing. ठीक है. यहाँ देखें यहाँ पर एनर्जी का गैप सबसे ज्यादा हो गया, इसका मतलब शेल चेंज हो गया. इसका मतलब these 2 electrons are removed from the valence shell. So 2 electrons are removed from last shell. तो आपके पास डी भी गलत सी भी गलत, क्योंकि पोटेशियम और सोडियम ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 2 के नहीं है. ग्रुप 2 में कैल्शियम है, ग्रुप 2 में मैग्नीशियम है, और ग्रुप 7 स्टीन क्लोरीन के लिए भी हो सकता है, ब्रोमीन के लिए भी हो सकता है, लेकिन हम पीरियड 3 के एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत, बिकॉज कैल्शियम एंड ब्रोमीन आर फाउंड इन पीरियड 4 ऑफ द पीरियोडिक टेबल. तो पीरियड 4 तो नहीं कह रहा, वो तो पीरियड 2 कह रहा है.
Period 3 कह रहा है, which is why A is going to be the right answer. Next is a sigma bond is made between two carbon atoms in a molecule of ethene. Which diagram shows the orbital overlap that occurs to form this bond? बेटा sigma bond की formation मैंने आपको बहुत सारे तरीकों से सिखाई है. अगर आपको याद हो, जब S ओवरलैपिंग होती है तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है. जब HCl, HF या HI ओवरलैपिंग होती है तो SP हेड टू हेड ओवरलैपिंग होती है. ये PP साइड वाइज ओवरलैपिंग है. तो अगर ये PP साइड वाइज ओवरलैपिंग है तो इससे तो पाई बॉन्ड बनेगा, राइट? तो ये पाई बॉन्ड दे रहा है, गलत. ये हाइड्रोजन हैलाइड के लिए होगा, ये भी गलत. ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, ये भी गलत. तो इथीन मॉलिक्यूल में जो बिटवीन द कार्बन एटम है उसमें राइट आंसर इज सी, क्योंकि each carbon in ethene is sp2 hybridized. इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, इस कार्बन की भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, इसलिए सी आंसर हो जाएगा. सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से. ये है PP हेड टू हेड ओवरलैप. The table shows some properties of four substance. Which substance could be potassium iodide? आप जानते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड एक आयोनिक कंपाउंड है. अगर आयोनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियसली गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी इन मोल्टन फॉर्म. ठीक है, तो गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बी में है, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सी में है. और आप जानते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है. तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा. तो राइट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 से रिलेटेड डिस्कशन कर लेते हैं. X, Y, and Z are all gases that behaves ideally and react according to the equation shown. When 3 moles of X and 3 moles of Y are placed inside a container with a volume of 1 dm2, they react to form the maximum amount of Z. The final temperature of the reaction vessel is 120 degrees Celsius. What is the final pressure inside the reaction vessel? First of all, मुझे अगर प्रेशर निकालना है तो जाहिर सी बात है मुझे मोल्स चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट द मोल्स, फाइनल मोल्स ऑफ दिस रिएक्शन. थोड़ी सी लेंथी कैलकुलेशन फील हो रही है मुझे. व्हाट वी कैन डू इज कि हम एक यहाँ पर एक्स्ट्रा पेज पे काम कर लेते हैं और हम काम इस तरह से कर लेते हैं कि हमारे पास x है, ये y है और ये दोनों आपस में रिएक्शन करके 2z बना रहे हैं. ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है. अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है और इसका भी 2 मोल है. एग्जामिनर ने इनिशियल मोल्स कितने दिए हुए हैं आपको? इसके 3 मोल्स हैं, इसके भी 3 है, राइट? ऑब्वियसली जब इन दोनों के दरमियान मोलर रेशियो सेम है तो अगर एग्जामिनर ने इनिशियली इसका दिया है तो ये भी कितना बनेगा? सेम मोल बनेंगे 3. लग देते हैं हम 3 मोल्स. ठीक है, तो जितने मोल्स यहाँ पर थे उतने मोल्स यहाँ फॉर्म हो जाएंगे. अब जाहिर सी बात है इनिशियली 2 हैं और यहाँ पर इनिशियली 3 हैं और इक्वेशन में 2 मोल्स थे, राइट? तो अगर मैं रिमेनिंग अमाउंट डिटरमिन करूं तो ये हो जाएगा आपके पास ये हो जाएगा 3/2 1.5 हो जाएगा क्योंकि ये 2:1 का रेशियो है.
तो अगर ये 3 है तो इसका मतलब 1.5 रिएक्ट होंगे, तो 3 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 मोल्स हो जाएंगे। तो ये टोटल मोल्स आपके पास बच जाएंगे। टोटल मोल्स रिमेनिंग कितने हो जाएंगे आपके पास, 4.5। ठीक है, मैं बता देता हूँ कि 4.5 कैसे। 1.5 प्लस 3 मोल इज गोइंग टू बी 4.5 मोल्स। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे कि हम अप्लाई करेंगे पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। मुझे प्रेशर निकालने के लिए कह रहे हैं, तो ये हो जाएगा एनआरटी अपॉन बी। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किए 4.5, आर की वैल्यू 8.31। टेम्परेचर क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो है आपके पास 120 डिग्री सेल्सियस, उसमें 273 ऐड करेंगे तो 393 केल्विन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम आपके पास 1 डीएम क्यूब है, उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स 10 टू द पावर -3 मीटर क्यूब। तो यहाँ से प्रेशर आपके पास कितना आ जाएगा, 1.47 इंटू 10 टू द पावर 7 पास्कल। ये वैल्यू चेक कर लेते हैं कहाँ पर है हमारा, ये हमारा आंसर होगा 1.47 इंटू 10 टू द पावर -7, वो आंसर सी है। ठीक है, which pair of substances are both simple molecular, simple molecular। बेटा ये ऑप्शन गलत, ये भी गलत, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो बेसिकली जॉइंट स्ट्रक्चर होता है। ये दोनों गलत हो गए। तो राइट आंसर इज बेसिकली आपके पास होगा बी, बिकॉज आयोडीन भी मॉलिक्यूलर होता है और C60 भी मॉलिक्यूलर होता है। ग्रेफीन और C60 इज बेसिकली द सेम थिंग। ऑलराइट, दोनों एक दूसरे के एलोट्रोप्स हैं। A reaction pathway diagram is shown. Which row is correct? Enthalpy change with the forward reaction. आप जानते हैं प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, इसका मतलब रिएक्शन इज एक्सोथर्म है। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट is less than that of reactant. So reaction is exothermic, और जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है एरो डाउनवर्ड होता है एंथैल्पी चेंज का, तो ये हो जाएगा बेटा, या तो ए ऑप्शन है या बी। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन। अगर मैं प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ जाऊं तो एक्टिवेशन एनर्जी बेटा ये होगी मेरे पास। ठीक है, फॉर एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिवर्स रिएक्शन for activation energy of the reverse reaction, for activation energy of the reverse reaction, arrow needs to be upward. तो आपके पास ये आ जाएगा, तो राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 के लिए कह रहे हैं X is either chlorine or an oxide of chlorine. X reacts with water under suitable conditions to form two acids, HCl and HClO3, in a mole ratio 1:5. What could X be? ठीक है, तो आपके पास बेसिकली ट्रायल एंड एरर से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहले आप ऑप्शन ए अप्लाई करके बैलेंस करेंगे, हो गया तो ठीक, नहीं होगा तो बी पे जाएंगे, बी से इक्वेशन बैलेंसिंग होगी तो ठीक, नहीं तो सी पे जाएंगे।
सो हम यहाँ पर बेसिकली बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये है हमारे पास ClXHy, हम इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, ये कन्वर्ट होगा HCl में और HClO3 में, और ये दोनों 1:5 के रेशियो से एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो गए, 6। तो जाहिर सी बात है यहाँ टोटल हाइड्रोजन एटम्स कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ टोटल क्लोरीन एटम्स भी कितने हो जाएंगे, 6। यहाँ टोटल ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 15। ठीक है, तो अब यहाँ पर जाहिर सी बात है मुझे ऑक्सीजन को 15 करना है। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर यहाँ 6 हाइड्रोजन एटम्स हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं 3 लगा लूँ। यहाँ टोटल 15 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितने आने चाहिए, 12 आने चाहिए। सही है, यहाँ पर कितने हैं आपके पास, क्लोरीन 6, तो यहाँ पर कितने होने चाहिए, क्लोरीन 6। तो क्लोरीन 6 हो गए, ऑक्सीजन 12 हो गए। तो अगर मैं रेशो लूँ इन दोनों का, यानी मैं इसको डिवाइड कर दूं अगर 6 से, तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, ClO2। राइट आंसर इज C। Just need to balance the equation, all right? Recheck it again. Okay. So what you are saying is कि आप दोबारा से एक मरतबा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए आपके पास यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन एटम है 6. In order to balance 6 hydrogen atom, we need to put 3 here. All right. Now we have 15 oxygen atom here, right? And we have 6 chlorine atom here. तो 6 क्लोरीन एटम है, इसका मतलब Cl क्या होना चाहिए आपके पास, 6। अब 15 ऑक्सीजन एटम है, उनमें से 3 ऑक्सीजन एटम आपने यहाँ कर दिया, तो यहाँ पर कितने ऑक्सीजन एटम होने चाहिए, 12 होने चाहिए। अगर मैं इसको एम्पेरिकल फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं तो मैं 6 से डिवाइड करूंगा, जब मैं 6 से डिवाइड करूंगा तो इट बिकम्स ClO2। तो राइट आंसर इज बेसिकली C। फिर वो कह रहे हैं आपके पास इथाइल इथेनोएट अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ बेटा Kc की वैल्यू गिवन है विच इज 0.27। ओके, वो कह रहे हैं इक्वल अमाउंट of ethanoic acid and ethanol were mixed together and allowed to reach equilibrium. At equilibrium, the concentration of both ethanoic acid and ethanol were 0.42 mole per dm2. What is the concentration of ethyl ethanoate at equilibrium? Again, a very tricky part of the question because आप जानते हैं कि एथेनोइक एसिड और इथेनॉल आपस में रिएक्शन करके इथाइल इथेनोएट और वाटर फॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। जब ये रिवर्स होगा तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, CH3CO2H प्लस C2H5OH ये हो जाएगा इथेनॉल, सॉरी इथाइल इथेनोएट एंड वाटर में। एंड ऑब्वियसली जब आप रिवर्स करते हैं तो Kc की वैल्यू 1/Kc हो जाती है, एंड 1/Kc इज बेसिकली नाउ 1/0.27। सही है, वो कह रहे हैं इनिशियली दोनों के इक्वल अमाउंट है, तो मान लीजिए कि इसके भी 1 मोल है, इसका भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है आपके पास और ये भी 1 मोल है। ठीक है, वो कह रहे हैं इक्विलिब्रियम पर इथेनोइक एसिड 0.42 है, तो जाहिर सी बात है 1:1 के रेशियो की वजह से ये भी 0.42 होगा। यहाँ से रिएक्टेड मोल्स कितने हो जाएंगे आपके पास, वो तो हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो अगर इथाइल इथेनोएट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है तो मैं इसको x लूंगा, और 1:1 के रेशियो की वजह से वाटर भी क्या हो जाएगा आपके पास, x। तो Kc का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा x² ओवर 0.45 का स्क्वायर। ठीक है,
अच्छा जी, Kc क्या होता है आपके पास 1/0.27 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 0.45 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, आपने क्या करना है, ये हो जाएगा आपके पास नेक्स्ट स्टेप में 1/0.27 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर 0.45 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1764। इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1/0.27 इंटू 0.1764। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी विच इज 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बेटा विच इज 0.6533। इधर भी रूट ले लीजिए, इधर भी रूट ले लीजिए, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी विच इज 0.81 मोल पर dm cube। तो 0.81 मोल पर dm cube, C is going to be the right answer। आप चाहें तो इधर 0 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, which row is an example of heterogeneous catalyst? heterogeneous catalyst, आप जानते हैं heterogeneous catalyst में reactants और catalyst different physical state में होने चाहिए, तो right answer is going to be B because contact process में reactant जो है वो गैस होते हैं और catalyst जो है वो vanadium 5 ऑक्साइड होता है, वो basically solid होता है। ठीक है, तो right answer is B। इसके बाद next, फिर आपके पास element Q readily oxidized in air, the oxide product reacts with water to form a solution of very low pH। वेरी लो पीएच का मतलब सॉल्यूशन जो है वो स्ट्रांगली एसिडिक है। अगर सॉल्यूशन स्ट्रांगली एसिडिक है ठीक है, अब वो ये भी कह रहे हैं कि रेडली ऑक्सीडाइज हो रहा है नहीं। ठीक है, तो अब जरा देखिए, ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है वो लिथियम है, और लिथियम जो है ना वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, और बेसिक ऑक्साइड को जब तुम वाटर में डिसॉल्व करोगे ना तो वो स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सॉल्यूशन देगा। राइट, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि लो पीएच के बजाय हाई पीएच आ जाएगी। सिमिलरली ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि पीरियड 2 और ग्रुप 14 में कार्बन होता है, कार्बन एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, और जब उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो जाहिर सी बात है वीक एसिडिक सॉल्यूशन देगा। अगर वीकली एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन तो नहीं बन रहा, इसलिए ये भी गलत। पीरियड 3 और ग्रुप 14 का अगर कोई एलिमेंट है तो वो सिलिकॉन होगा। सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक ऑक्साइड होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो इनसॉल्युबल इन वाटर है बिकॉज ऑफ इट्स जायंट स्ट्रक्चर, ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13,
The 8 elements sodium to argon are in the same period of the periodic table. The equation corresponding to the first ionization energy is shown. Which of these 8 elements in the electron in this equation removed from a filled orbital? Filled orbital का मतलब completely filled है. In an orbital. ठीक है, completely filled in an orbital. अब मेरे पास बेटा ये 8 एलिमेंट्स हैं, इन सबकी मुझे कॉन्फ़िगरेशन करके देखनी पड़ेगी और फिर डिटरमाइन करना पड़ेगा. तो देखिए मैं शॉर्टकट लगा लेता हूँ, और शॉर्टकट ये है मेरे पास कि मैं मैग्नीशियम को ले लेता हूँ. इसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन आ गया. ये 3s2 है और ये 3s2 है. ठीक है, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम है, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन आ गया. ये हो जाएगा आपके पास 3s2 और ये हो जाएगा बेटा आपके पास 3p1. फिर आपके पास सिलिकॉन. सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे नियॉन की जगह. ये हो जाएगा 3s2 और ये हो जाएगा 3p2. फिर आपके पास फास्फोरस है. फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है. ये नियॉन आ गया आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास 3s2 और ये हो जाएगा आपके पास 3p3. फिर आपके पास आ जाएगा सल्फर. सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन 3s2 और फिर क्या हो जाएगा आपके पास 3p4. सही है. सल्फर के बाद क्लोरीन है, नियॉन आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह. ये हो जाएगा आपके पास 3s2 और ये हो जाएगा 3p5. 1 2 3 4 5. फिर उसके बाद आर्गॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन्स की जगह नियॉन आ जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 3s2 एंड देन 3p6. आप चाहें तो बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन करके भी आंसर निकाल सकते हैं. मिसाल के तौर पे मैं जानता हूं कि मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इसलिए इसकी बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 3s2 होगी. सिमिलरली एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो s पे 2p में 1. सिलिकॉन ग्रुप 14 का एलिमेंट है, s पे 2p में 2. फास्फोरस ग्रुप 15 का s पे 2p में 3. तो आप बैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी आंसर डिटरमाइन कर सकते हो, क्योंकि नियॉन तो सब में सेम ही रहेगा. नियॉन में तो कोई चेंजेस ही नहीं आ रही. ठीक है, अब आपने देखना है कि कहाँ पर कंप्लीटली फिल्ड है. तो आप नोट करो, ये कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा. ये कंप्लीटली फिल्ड नहीं है क्योंकि यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, राइट. यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा. ऑब्वियसली आप जानते हैं फास्फोरस में भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, ये भी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा. सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन की वजह से इस ऑर्बिटल से जाएगा, और जाहिर सी बात है ये px ऑर्बिटल है और ये फिल्ड है, क्योंकि ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स. ये सही है बिल्कुल. ठीक है, ये भी सही है. फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑर्बिटल से जाएगा, ये भी फिल्ड है आपके पास, ये भी ठीक हो जाएगा. और आर्गॉन में सारे के सारे फिल्ड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये भी फिल्ड है, तो ये भी ठीक हो जाएगा. तो बेसिकली आपके पास मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन. मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन कहाँ लिखा हुआ है? सी में लिखा है. सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. ठीक है जनाब. फिर उसके बाद वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, एलिमेंट डी एंड ई बोथ इन पीरियड 3. ठीक है, ये डी और ये ई पीरियड 3 के एलिमेंट हैं. वो कह रहे हैं एलिमेंट डी हैज द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस इन पीरियड 3. बेटा स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस किसका होता है? क्लोरीन का होता है. क्लोरीन इज द has the smallest atomic radius. तो एक बात तो तय हो गई कि जो एलिमेंट डी है ये बेसिकली क्लोरीन है. उसके बाद वो आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में there are only 2 elements in period 3 which have a lower melting point than element E. और फिर वो आपसे कह रहे हैं कि एलिमेंट डी एंड ई रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड एल. तो भाई आपको मेल्टिंग पॉइंट का स्केच पूरा याद होना चाहिए.
मैं यहाँ स्केच ड्रॉ कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। I'll try my level best to accommodate that. ये है सोडियम, बल्कि आप एक काम करें, इसमें पूरा याद करने की जरूरत है, ठीक है। आप एक स्पेसिफिक देख लीजिए, मैं शॉर्ट कर देता हूँ इसको, जगह भी नहीं है। हम सिलिकॉन ले लेते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। सिलिकॉन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है क्योंकि जॉइंट कोवलेंट स्ट्रक्चर होता है। फिर फॉस्फोरस आ जाता है क्योंकि ये P4 में एग्जिस्ट करता है। फिर सल्फर आ जाता है क्योंकि ये S8 में एग्जिस्ट करता है। और फिर क्लोरीन आ जाता है क्योंकि ये डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है। होप यू रिमेंबर दिस स्केच ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। इससे पीछे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम लिए, वो भी ध्यान में होने चाहिए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि पीरियड देयर आर ओनली 2 elements in period 3 which are the lower melting point than E. So जाहिर सी बात है 2 elements ऐसे हैं जिनका melting point E से कम है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो E है वो फॉस्फोरस हो जाएगा, इसलिए क्योंकि सल्फर का तो कोई क्लोराइड नोन होता नहीं है, which is why D is going to be the right answer, ठीक है। हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मैग्नीशियम इसलिए गलत क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये तीनों तो वैसे ही गलत हो गए क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो कह रहा है लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन एलिमेंट। तो आप जानते हैं कि फॉस्फोरस का मेल्टिंग पॉइंट सल्फर से कम होगा, सिलिकॉन से कम होगा, इन दोनों से कम है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। How many of the solution shown when added to separate portions of magnesium sulfate solution produce the white precipitates? मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन है। मैग्नीशियम सल्फेट को जब आप HCl से रिएक्शन करवाओगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड के प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, तो ये गलत हो जाएगा। अच्छा, अब मसला ये है कि मैग्नीशियम को अगर मैं एक्वस अमोनिया से ट्रीट करवा दूं कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में और इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट को अमोनियम कार्बोनेट से ट्रीट करवा दूं तो मैग्नीशियम कार्बोनेट बनेगा, इससे भी व्हाइट प्रेसिपिटेट्स होंगे। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम सल्फेट को बेरियम नाइट्रेट से रिएक्शन करवा दूं, बेरियम सल्फेट बनेगा जिसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट्स एक्चुअली सिर्फ 3 में बन रहे हैं, इसका मतलब 3 इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में अ व्हाइट सॉलिड Z इज सॉल्युबल इन वाटर। A sample of Z is heated in a Bunsen flame until there is no further change. When the residue is shaken with water, a solution is formed with no solid remaining. What could Z be? अच्छा, पहली तो बात ये कि मैग्नीशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट और इनसॉल्युबल इन वाटर, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएंगे आंसर आपके, सही है। All nitrates are soluble, तो आंसर either can be B or D। जाहिर बात है आप इसको हीट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। आप जब इसको हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट होगा बेरियम ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन गैस में। वो कह रहे हैं व्हेन द रेजिड्यू इज शेकन विद वाटर, यानी मैं इस कंपाउंड को भी वाटर के साथ शेक कर रहा हूं, मैं इस कंपाउंड को भी वाटर के साथ शेक कर रहा हूं, सॉल्यूशन इज फॉर्म। ये तो इनसॉल्युबल होता है या पार्शियली सॉल्युबल होता है, तो इसके कुछ ना कुछ तो सॉलिड प्रेसिपिटेट्स आपको नजर आएंगे,
लेकिन ये फुली सॉल्युबल होगा। इसका सोल्यूशन मिलेगा आपको, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन सोल्यूशन होगा बेरियम हाइड्रोक्साइड का। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी। ठीक है, तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं, बेरियम ऑक्साइड is soluble in water giving colorless solution। ठीक है, और आप यहां लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड is insoluble in water because down the group solubility of group 2 oxides increases। ठीक है ना, I hope it makes sense to you। तो वो कह रहे हैं an excess of chlorine was bubbled into 100 cm cube of hot 6 mole per dm with sodium hydroxide। तो आपके पास hot NaOH जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है 5 NaCl में, NaClO3 में एंड 3 वाटर मॉलिक्यूल में। सही है, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन और वॉल्यूम है, तो इसका मतलब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो भाई 1000 cm³ में आपके पास 6 मोल्स हैं, तो अगर 100 cm³ है आपके पास, तो बताइए मोल्स ऑफ NaOH कितने हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 100 into 6 divided by 1000, ये हो जाएगा बेटा 0.6 मोल्स। ठीक है, आप जानते हैं कि NaOH और सोडियम क्लोराइड में रेशियो 6:5 का है। अगर आपने 0.6 कैलकुलेट किए तो बताइए मोल्स ऑफ NaCl कितना हो जाएगा। मैंने मोल्स ऑफ NaCl इसलिए डिटरमिन किए हैं क्योंकि वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड वुड बी प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन। 0.6 को मल्टीप्लाई करो 5 से, डिवाइड करो 6 से, ये हो जाएगा आपके पास 0.5 moles। So right answer is B। Question 17, वो कह रहे हैं आपसे अमोनियम सल्फेट and ammonium nitrate are used as a fertilizer। These salts have different percentages by mass of nitrogen। They have the same effect as each other on the pH of wet neutral soil। Which row is correct? Okay, तो सबसे पहली बात कि भाई यहाँ से इसका MR कैलकुलेट करो। MR ऑफ अमोनियम सल्फेट है आपके पास 132। यहाँ से अमोनियम नाइट्रेट का MR डिटरमिन करो विच इज 80। अब मुझे परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन बोथ द फर्टिलाइजर कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14 टाइम्स 2, क्योंकि 2 नाइट्रोजन एटम है। यहाँ देखिए यहाँ 2 नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब 14 टाइम्स 2 लूंगा, डिवाइडेड बाय MR इज 132 into 100। तो आपके पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी 0.212% इन अमोनियम सल्फेट। सही है, सिमिलरली मैं एक और परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा बाय मास ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट में कितने नाइट्रोजन है 2 नाइट्रोजन है, एक का 14 मास होता है, 2 का 28 हो जाएगा। तो 14 टाइम्स 2 कर लेंगे विच इज 28 डिवाइडेड बाय 80 into 100। तो यहाँ से परसेंटेज बाय मास कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास 0.35%। ठीक है जी, फोल्ड। तो ये बेटा आपके पास आ रहा है 35%। ठीक है, और ये आ रहा है आई थिंक
28 divided by 132. तो ये है बेटा आपके पास 21, ये मैंने मोल्स की फॉर्म में लिख दिया था, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 21.2%, ठीक है, इन अमोनियम नाइट्रेट। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन जो है वो अमोनियम नाइट्रेट में ज्यादा है, तो या तो आंसर ए होगा या फिर आंसर बी होगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को जब आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो फिर क्या होगा, अमोनियम नाइट्रेट को आप वाटर में प्लेस करो, ये कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड में और नाइट्रिक एसिड में। ये तो स्ट्रॉन्ग ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसकी पीएच क्या होती है, लो, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड और इसकी पीएच लो है तो जाहिर बात है इफेक्ट ऑन पीएच ऑफ सॉइल क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, और डिक्रीज हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या होगा, ए। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो जाहिर सी बात है सॉइल की पीएच जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे एसिड बढ़ेगा सॉइल की पीएच डिक्रीज होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं as pH increases, as HNO3 is formed, solution acidic होगा, pH डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद which reaction gives a product that is an atmospheric pollutant causing acid rain। बेटा ये atmospheric pollutant जो है ना वो नहीं होते दोनों, तो कह रहा है which reaction gives a product that is an atmospheric pollutant। तो बेटा ना मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना ये, ठीक है। आप जानते हैं ये भी पोल्यूटेंट नहीं होता, ये भी पोल्यूटेंट नहीं होता, और ये भी पोल्यूटेंट नहीं होता, ठीक है। ये तीनों एसिड रेन कॉज नहीं कर सकते, तो ये भी गलत। आगे चलें, ये आयंस, ये भी आयंस, ये भी आयंस, ये तीनों की तीनों आयंस हैं, तो जाहिर सी बात है एसिड रेन तो कॉज नहीं कर सकते, ये भी गलत। तो राइट आंसर इज डी, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड विल टर्न टू सल्फ्यूरस एसिड, सल्फर डाइऑक्साइड will turn to sulfuric acid, and these two atmospheric pollutants causes acid rain. That's what we have discussed in the syllabus, right? फिर वो कह रहे हैं 3-methyl-butanene can undergo different types of reactions, ठीक है। अब देखें ये एल्केन है और यहाँ एल्कीन बन गया है, सॉरी ये एल्कीन है, ये कन्वर्ट हो गया एल्केन में, इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, तो या तो आंसर सी है या डी है। और अब आप नोट करें ये एल्कीन से क्या बना है, डाइक्लोरो, तो इसका मतलब एल्कीन ऑलवेज अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पर है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यहाँ पर है, तो राइट आंसर इज सी। तो आप याद रखिएगा कि दिस अंडरगोज रिडक्शन बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, and this reaction undergoes electrophilic addition because all alkenes undergoes electrophilic addition reaction. #21 compound X does not show cis trans isomerism, does not show cis trans, what could be the identity of compound X? तो बेटा ये मुझे वन बाय वन से बना के देखने पड़ेंगे। प्रोटीन कह रहे हैं ऑप्शन ए में, तो 1 2 3 ये डबल बॉन्ड आ गया, तो कह रहे हैं 1 1 2 ट्राइक्लोरो, ये 1 1 2, ये 1 1 डाइक्लोरो हो गया, और ये 3 क्लोरो हो गया। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। अब देखें इसमें दोनों के दोनों ग्रुप्स
एक ही कार्बन एटम से अटैच होगा, इसका मतलब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सही है। और वो हमसे यही पूछेंगे किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है, तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आप यहाँ लिख सकते हैं two similar groups are attached to the double bonded carbon atom। फिर वो कह रहे हैं the diagram shows the repeating unit of an addition polymer। ठीक है, ये addition polymer है। What is the correct name for the monomer that would produce this polymer? तो बेटा एक काम करते हैं, हम इसका मोनोमर बनाते हैं। ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन के साथ C2H5 लगा है, CH3 लगा है। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। दिस इज CH2, दिस इज CH3 एंड दिस इज एंड दिस इज CH3। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा बिटवीन द कार्बन एटम, क्योंकि मोनोमर अगर होगा तो एल्कीन तो होगा वो। ये आपका CH3 हो गया, और C2H5 को हम ओपन कर देते हैं यहाँ से, CH2 CH3। कार्बन एटम को नंबर असाइन करो, 1 2 3 4 5 6। आप नोट करो, आपको ये दोनों के दोनों डायगोनली अटैच्ड हुए हैं, सिमिलर ग्रुप, तो ट्रांस हो गया। ठीक है, आप नोट करें ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो 3 4 डाइमेथाइल हो जाएगा। और आप जानते हैं 6 कार्बन एटम है तो हेक्सीन हो जाएगा, और थर्ड कार्बन एटम के ऊपर डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर कहाँ लिखा हुआ है, ट्रांस 3 4 डाइमेथाइल हेक्स 3 तो डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। क्वेश्चन 23 वो कह रहे हैं अ मॉलिक्यूल ऑफ जेरानियोल इज शोन। यहाँ एल्कीन फंक्शन ग्रुप है और यहाँ प्राइमरी अल्कोहल भी है। वो कह रहे हैं व्हाट इज फॉर्म when geraniol is reacted with an excess of cold dilute acidified potassium magnate 7 magnate 7 ions। तो आप जानते हैं जब कोल्ड कंडीशन होती है तो डायोल्स बनते हैं, तो एक OH यहाँ अटैच होगा, एक यहाँ, सिमिलरली एक OH यहाँ अटैच होगा, एक OH यहाँ अटैच होगा, राइट। और ये भी तो हो सकता है, और ये भी तो हो सकता है बेटा कि प्राइमरी अल्कोहल विल रिमेन एज इट इज, तो चेंजेस इन आए। तो एक OH आपने यहाँ अटैच करना है। मैं बेटा इसको लिख दूं दोबारा से ताकि हमें स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने में आसानी हो। ठीक है, अब देखो ये सिंगल बॉन्ड हो गया, इसको भी सिंगल बॉन्ड कर दिया हमने, है ना। अब एक एक क्लोरीन एटम अटैच करना है। डायोड, ये OH आ गया, ये भी OH आ गया, ये भी OH आ गया, ये भी OH आ गया, क्योंकि कोल्ड के मोनोफोर स्पेसिफिकली एल्कीन से रिएक्शन करता है, तो उसने एल्कीन से रिएक्शन करके डायोड बना दिया। अब ये स्ट्रक्चर देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है, इस कार्बन और इस कार्बन के साथ होना चाहिए, ये रहा। इस कार्बन और इस कार्बन के साथ होना चाहिए, ये रहा। ये CH2OH एज इट इज, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं अल्कोहल W कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप जानते हैं, मैंने आपको पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो जब आप रिड्यूस करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो 2 स्टेप रिडक्शन होती है, और जब 2 स्टेप रिडक्शन होगी तो प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। वो कह रहे हैं आपसे कि अल्कोहल W कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से तो प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल तो नहीं चाहिए, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा, 1 ओल, ये भी गलत, ये भी गलत। अब ब्यूटेन 2 ओल है आपके पास, सही है।
अगर मैं इसकी डिहाइड्रेशन करवाऊंगा, व्हिच वी हैव डन इन द क्लास एज वेल, तो आप जानते हैं आपको दो एल्कीन्स मिलेंगी। एक मिलेगी आपको ब्यूटवनीन, एंड द अदर वन इज ब्यूटूनीन। और जो ब्यूटूनीन है ना, उसका सिस और ट्रांस आइसोमर भी मिलेगा आपको। सही है। तो आप जनरली स्पीकिंग हम ये कह सकते हैं कि टू प्रोडक्ट्स मिल रही हैं, राइट। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर हमसे कह रहे हैं when dehydrated with concentrated sulfuric acid gives only one product। तो वन प्रोडक्ट कहां से मिलेगी? प्रोपेन 2-ol से मिलेगी, which is why प्रोपेन 2-ol is the right answer। अब प्रोपेन 2-ol कैसे दे रहा है ये देख लीजिए आप, CH3CHOH CH3। आप इसको डिहाइड्रेट करोगे तो इट विल टर्न टू प्रोपीन ओनली। अब आप प्रोपीन इस कार्बन एटम से करो या इस कार्बन एटम से, बने प्रोपीन बनाने के लिए डिहाइड्रेशन इस कार्बन से करो या इस कार्बन से, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो राइट आंसर इज 24। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था क्वेश्चन का, यार कार्बोक्सिलिक एसिड को जब रिड्यूस करते हैं, टू स्टेप रिडक्शन होती है, प्राइमरी अल्कोहल मिलता है। तो वो कह रहा है कि कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब मुझे प्राइमरी अल्कोहल नहीं चाहिए, मुझे सेकेंडरी अल्कोहल चाहिए। तो सेकेंडरी अल्कोहल ब्यूटेन 2-ol से मिलेगा, प्रोपेन 2-ol से मिलेगा। अब मसला ये है कि ब्यूटेन 2-ol से मुझे दो एल्कीन्स मिल रही हैं या दो से ज्यादा मिल रही हैं, प्रोपेन 1-ol से मुझे एक ही एल्कीन मिल रही है, और वो कह भी ये रहा है कि अल्कोहल जो है सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दे रहा है जब हम उसको डिहाइड्रेट कर रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। व्हिच प्रोडक्ट कैन बी मेड फ्रॉम ब्रोमो इथेन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन? आप जानते हैं जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एथेनॉल नहीं बन सकता। आप जानते हैं जब एलिमिनेशन रिएक्शन होता है किसी भी अल्काइल हैलाइड में एल्कीन बनता है। दो कार्बन एटम का अल्काइल हैलाइड है तो दो कार्बन एटम की एल्कीन बनाएगा, व्हिच इज इथीन। तो राइट आंसर इज बी। वो कह रहे हैं प्रोपीन, ब्रोमीन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड आर मिक्स्ड इन द डार्क। A number of products are formed, some in a very small quantities, which substance will not be present in the mixture of the product? Will not be present in the mixture of the product। अच्छा, अब देखें, अगर मैं प्रोपीन ले रहा हूं और उसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहा हूं, तो 1,2 डैश डाइब्रोमोप्रोपीन मिलेगा। ठीक है, तो 1, डैश डाइब्रोमोप्रोपीन अगर मिल रहा है तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, क्योंकि कह रहा है विल नॉट बी प्रेजेंट। सिमिलरली अगर मैं प्रोपीन को रिएक्शन करवा दूं HBr से, तो मुझे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एक मेजर प्रोडक्ट मिलेगी 2 ब्रोमोप्रोपेन, ये भी गलत, और दूसरी मिलेगी 1 ब्रोमोप्रोपेन, ये भी गलत। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, ये मार्कोनी कोफूल के हिसाब से मेजर प्रोडक्ट थी और ये माइनर प्रोडक्ट है। Which reagent could be used to distinguish between ethanol and propanol? ethanol का स्ट्रक्चर होता है CH3COH, प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर होता है CH3CH2COH। आप जानते हैं एल्डिहाइड में पॉजिटिव टेस्ट आता है 240 NPH रिएक्शन की वजह से, इसका मतलब ये दोनों डिस्टिंग्विश नहीं कर सकेंगे हम। आप जानते हैं दोनों ऑक्सीडाइज होकर ऑरेंज टू ग्रीन की ऑब्जर्वेशन दे देंगे, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। आप जानते हैं तमाम एल्डिहाइड जो है वो टॉलरेंस टेस्ट पॉजिटिव देते हैं, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। सो ब्रावो इज द राइट आंसर। अब ऐसा कैसे हो गया कि भाई ये टेस्ट पॉजिटिव दे देगा? क्योंकि इसमें CH3CO ग्रुप है, इसमें कोई CH3CO ग्रुप नहीं है, इसलिए ये हाइड्रोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं देगा। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं? gives positive test of हाइड्रोफॉर्म। मैंने पढ़ाते हुए भी ये कहा था कि दो एल्डिहाइड को अगर आपने डिस्टिंग्विश करना हो तो हाइड्रोफॉर्म का पॉजिटिव टेस्ट आ जाएगा। सही है। Now the next question is, the diagram shows that a carboxylic acid P may be formed from X, Y or Z. Which row is correct?
आप जानते हैं अम, आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड सेकेंडरी अल्कोहल से नहीं बन सकता, इसलिए सी और डी रॉन्ग हो जाएगा। सही है। अब अल्कोहल 1 कार्बन का भी हो सकता है, 2 कार्बन का भी हो सकता है, 3 कार्बन का भी हो सकता है। तो हम, क्योंकि हमसे वो पूछ रहे हैं कि द चेंज इन एमआर इज द ग्रेटेस्ट, तो मुझे एमआर ग्रेटेस्ट चेंज निकालना है, क्योंकि सेम होमोलोगस सीरीज होती है तो जाहिर सी बात है सेम डिफरेंस आएगा एमआर। तो मैं डिफिकल्ट करने के बजाय एक सिंपल फॉर्मेट ले लेता हूँ। लेट्स सपोज ये मेथनॉल है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेथनोइक एसिड। एल्डिहाइड लेट्स सपोज मेथनॉल है, एक कार्बन का अल्कोहल, एक कार्बन का एल्डिहाइड, एक कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। एक कार्बन का नाइट्राइल क्या होता है, HCN। ठीक है, तो जब इसका एमआर निकालो आप CH3OH का, तो ये हो जाएगा 15 + 17। इसका एमआर आ जाएगा बेटा आपके पास 32। इसका आ जाएगा बेटा 30 एमआर। इसका एमआर आ जाएगा बेटा 46। और बच्चे इसका एमआर आ जाएगा आपके पास 15 + 12 27। ठीक है, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। 15 + 17 is 32, that's fine। फिर 29 + 130, सही है। फिर 45 + 146 हो जाएगा। फिर 13 + 14 is 27। ठीक है, अब जरा देखिएगा, डिफरेंस निकालना है। तो 32 से आप इसमें जा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 46 - 32। 46 - 32 is going to be 14। सही। फिर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो 46 - 30 कितना हो जाएगा बेटा, 16। फिर आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो 46 - 27 कितना हो जाएगा, 46 - 27 is going to be 19। सही है जी। तो ग्रेटेस्ट चेंज इन एमआर किस ऑप्शन के अंदर आ रहा है, नाइट्राइल से COH में आ रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा आ रहा है, 19 आ रहा है। तो C2P आ रहा है। ठीक है, और प्राइमरी होना चाहिए, तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर इज शोन। ठीक है, ये बेसिकली एक एस्टर है। What is the name of compound R and how does its boiling point compare with that of butanoic acid? Okay. बेटा ये आपके पास है प्रोपाइल और ये आपके पास है मेथानोइड। तो प्रोपाइल मेथानोइड कहाँ लिखा हुआ है, सी में लिखा है, डी में लिखा है। आइदर सी और डी कैन बी द राइट, कुड बी द राइट आंसर। अच्छा, अब आप सब जानते हैं हाउ डज इट्स बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर विद दैट ऑफ ब्यूटानिक एसिड। तो आप सब जानते हैं all carboxylic acids have high boiling point due to hydrogen bonding। तो higher than butanoic acid, lower than butanoic acid होगा। So compound R has lower boiling point than butanoic acid। Right answer is D। Question number 30। The diagram shows the infrared spectrum of Q। आप जानते हैं कि एक स्पेक्ट्रम में पीक यहाँ है, दूसरी पीक यहाँ पर है आपके पास। ये जो पीक है ये CH को रिप्रेजेंट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। ये जो पीक है ये 1720 सेंटीमीटर इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज कार्बोनाइल की पीक। तो आप जानते हैं कि ये गलत, नो OH पीक एग्जिस्ट,
बी गलत, नो COH peak exist, डी गलत, नो OH peak exist because हाइड्रोक्सी का मतलब होता है अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप। जब ये तीनों ही गलत हो गए तो राइट आंसर क्या होगा? सी, बिकॉज कीटोन का तो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास, उसकी पीक अवेलेबल है। फिर वो आपसे कह रहे हैं व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद H2S द प्रोडक्ट्स आर सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर, मिक्सचर Y कंटेन इक्वल नंबर ऑफ टू मॉलिक्यूल्स शोन, नो अदर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट्स अ स्टेटमेंट अबाउट Y इज करेक्ट। अच्छा जी, हम क्या करते हैं, हम इसका MR निकाल लेते हैं। यार इसका MR आपके पास आ जाएगा 34, सही है। इसका MR भी निकाल लेते हैं, इसका MR आ जाएगा बेटा 34। दोनों का MR जो है वो सेम है, इसलिए एवरेज MR 34 होगा, विच इज राइट। आप जानते हैं क्योंकि दोनों का MR सेम है, अब तो अगर कुछ इफ सम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आर रिमूव फ्रॉम Y द एवरेज MR ऑफ द मिक्सचर रिमेन्स द सेम। जाहिर सी बात है, सेम मॉलिक्यूलर मास है, अगर आप ऑक्सीजन रिमूव भी कर देते हैं Y से तो जाहिर सी बात है जो MR बनेगा वो भी सेम ही होगा, उसको चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, when mixture Y is ignited some H2S unreacted, okay let's see, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, ये H2S है, हम इसको इग्नाइट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में और ये कन्वर्ट हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड में। 3 ऑक्सीजन एटम होगा तो मैं यहाँ 1.5 लिख देता हूँ। आप नोट करें ये 1 मोल है, ये 1.5 मोल है, तो आप समझ लीजिए कि जब 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट होगा तो 1 मोल ऑफ H2S रिएक्शन होगा, और 1.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन 1 mole of H2S is required, इसका मतलब ये एक्सेस अमाउंट के अंदर रहेगा। इसका मतलब ये थर्ड भी ठीक है, एंड देयरफॉर ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहे हैं इट्स स्टेटमेंट अबाउट एन एटम ऑफ TC आर करेक्ट। मास नंबर दिया हुआ है TC, मास नंबर दिया हुआ 99, हम पीरियोडिक टेबल में गए, हमें पता चला कि इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 43 है, इसका मतलब इसमें 43 प्रोटॉन्स होंगे, इसमें 43 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 99 माइनस 43 कितना होता है? 56 न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है, अब हम वन बाय वन चेक कर लेते हैं। इट हैज 13 फ्यूअर प्रोटॉन्स देन न्यूट्रॉन्स, भाई न्यूट्रॉन 56 है, ये 43 है, तो 43 में अगर 13 ऐड करूंगा तो 56 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, तो ये पहला स्टेटमेंट तो ठीक हो गया। It forms Tc2 plus which has 45 electrons, ये तो गलत हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 43 हैं और 2 प्लस चार्ज आएगा तो 41 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे ना, 41 कैसे हो जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स के रिमूवल से कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते थोड़ी हैं, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। इन विच रिएक्शन आर नाइट्रोजन एटम्स रिड्यूस्ड, आप नोट करें यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यहाँ 0, तो इसका मतलब रिडक्शन हो रही है। आप नोट करें यहाँ पर +4 है और यहाँ नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है। आप नोट करें यहाँ पर +4 है और आप नोट करें यहाँ पर नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, तो ये भी रिड्यूस हो रहा है, तो राइट आंसर इज ए। ठीक है, नेक्स्ट, the manufacture of ammonia from nitrogen and hydrogen is an important industrial process. Which of the following would leave equilibrium constant Kp for the formation of ammonia unchanged? यार बहुत ही अहम बात है और मैं कई मरतबा बता चुका हूँ कि Kp and Kc are only temperature dependent.
So if temperature changes, KCKP changes, if temperature constant, KCKP constant, right? तो आप जाहिर सी बात है कैटलिस्ट ऐड करें, केपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अमोनिया को ऐड करोगे केपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे तो केपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो राइट आंसर इज अगेन ए. Which reactions involving calcium and its compounds produces two gaseous products? अगर मैं कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करता हूं तो मेरे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आती है, तो ये तो ठीक हो गया क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन प्रोडक्ट्स हैं. अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करूंगा तो इसमें से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगी, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, सेकंड इज रॉन्ग. तो अगर सेकंड रॉन्ग हो जाता है तो आंसर डी हो जाता है बेटा आपके पास. ठीक है. फिर वो कह रहे हैं a small quantity of hot concentrated sulfuric acid is added separately to solid sample of potassium halides. Which potassium halide reacts produce a mixture of product? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. That includes a halogen. तो आप जानते हैं अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड को H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड से ट्रीट करवाऊंगा तो मुझे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगी. आयोडीन भी मिलेगी मुझे, H2S भी मिलेगा मुझे, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगी मुझे, राइट. अगर मैं इसको H2SO4 से रिएक्शन करवाऊंगा तो बेटा मुझे ब्रोमीन भी मिलेगा, HBr भी मिलेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी मिलेगा. लेकिन जब मैं इसको H2SO4 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो मुझे सिर्फ मिस्टी फ्यूम्स ऑफ HCl मिलेगा और मुझे यहाँ से सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट मिलेगा, यानी नो Cl2. इसका मतलब ये गलत हो गया, ये दोनों ठीक हैं, तो राइट आंसर इज बी, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स जो हैं वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में मिल रही हैं. 37 रिपीटेड क्वेश्चन हम पहले भी कल पा चुके हैं. तो डायग्राम शोज अ कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्लेम रिटार्डेंट. ठीक है जी. वो कह रहे हैं आपसे व्हिच स्टेटमेंट अबाउट दिस स्ट्रक्चर आर करेक्ट. सबसे पहले तो कार्बन आइटम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कार्बन आइटम्स हैं आपके पास. हाइड्रोजन आइटम्स काउंट करो, 1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हाइड्रोजन आइटम्स हो गए. ब्रोमीन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 ब्रोमीन है. तो इसका मतलब मैं इसको 6 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा C2 18 हो जाएंगे ये. तो ये हो जाएगा 6 2 12 6 3 18 6 1 6. तो ये हो जाएगा आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला जो कि ठीक है. The C12 ring is not planar. बिल्कुल सही बात है. ये जितनी कार्बन एटम्स मैंने रेड पेन से हाईलाइट की हुई हैं ये सारी की सारी टेट्राहीड्रल हैं. कार्बन्स आर टेट्राहीड्रल. तो सेम प्लेन पे तो नहीं होंगी. प्लेन का मतलब होता है कि मिनिमम 3 बॉन्ड्स एक ही प्लेन के ऊपर होंगे. 3 बॉन्ड्स प्लेन पे नहीं होंगे यहाँ. ये बात भी सही है. ठीक है जी. फिर वो आपसे कह रहे हैं देयर आर 6 chiral कार्बन एटम्स. देखें 6 chiral कार्बन एटम्स भी निकाल के दिखा देते हैं आपको. ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ. ये स्टेटमेंट भी ठीक है बेटा. तो राइट आंसर इज ए. तो 38 की बात करते हैं. Halogen-alkanes can be hydrolyzed using aqueous sodium hydroxide. Which compounds tend to be hydrolyzed by an SN1 mechanism? यार हाइड्रोलिसिस हो रही है SN1 मैकेनिज्म. तो SN1 मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है? टर्शियल अल्काइल हैलाइड के थ्रू होगा. और टर्शियल अल्काइल हैलाइड को पहचानने का तरीका मैंने क्या बताया क्लास में? हेलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके पास कोई हाइड्रोजन ना हो. तो आप नोट करें ये करेक्ट क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है. ये भी करेक्ट क्योंकि इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है. ये इनकरेक्ट क्योंकि हेलोजन जिस कार्बन के साथ लगा हुआ है उसके पास 2 हाइड्रोजन एटम. तो राइट आंसर इज बी. 39. In an organic synthesis, 62% yield of product is achieved. Which conversions are consistent with this information? Beta butane 2-ol, butane 1-ol, or 2-methyl propane 1-ol.
ऑल ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, व्हिच इज व्हाई इनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो 74 होगा, इनका मास भी 74 है, तो इनके सारे के मोल्स भी क्या होंगे 1। सही है, याद रखिएगा ये ऑल ऑफ देम आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड दे हैव अ मॉलिक्यूलर मास ऑफ 74 और गिवन मास भी कितना है 74, तो 74 डिवाइड बाय 74 यू विल गेट 1 मोल। दूसरी बात, ब्यूटेनॉन का एमआर हम निकाल लेते हैं। ब्यूटेनॉन का फॉर्मूला होता है CH3 CO CH2 CH3। इसका बेटा एमआर आपको मिल जाएगा 15 + 15 30, 30 + 14, 30 + 14 + 28, ये हो जाएगा आपके पास 72। सही है। ब्यूटेनोइक एसिड, याद रखो कि ब्यूटेनोइक एसिड और 2-मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड और आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, इसका मतलब इन दोनों का भी एमआर सेम होगा। ब्यूटेनोइक एसिड का भी एमआर निकाल लेते हैं, which is CH3 CH2 CH2 COH। इसका एमआर आ जाएगा बेटा 45 + 28 + 15 is going to be 88। सो मैं बेटा क्या करता हूँ, मैं 72 का 62% निकालता हूँ, मैं 88 का 62% निकालता हूँ। ठीक है, चलें देखते हैं क्या हो रहा है। 72 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 62, तो यहाँ से मास कितना बनेगा 72 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 62, ये बनेगा बेटा आपके पास 44.64 ग्राम। ये चेक हो गया, ये भी ठीक आया। इसी तरह से हम दूसरे के लिए देखेंगे, हमने फर्स्ट के लिए किया, अब हम सेकंड के लिए करेंगे। इसका मास कितना है मेरे पास ब्यूटेनोइक एसिड का 88, तो 88 का 62% निकालो, 88 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 62, ये हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 62 is going to be 54.56 ग्राम। ये भी चेक हो गया। और जाहिर सी बात है इन दोनों का एमआर सेम है, तो अगर यहाँ पर 54.56 आया तो इसके लिए भी 54.56 आएगा। मैं थर्ड के लिए भी निकाल देता हूँ, वैसे आंसर सेम आएगा। ये हो जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 62 इज गोइंग टू बी 54.56 ग्राम। ये भी ठीक है आपके पास, तो राइट आंसर इज ए। An oxidizing part that can oxidize ethanol to ethanoic acid or ethanoietines will also oxidize methanoic acid to carbon dioxide in water. Which reagent on heating will react differently with methanoic acid and ethanoic acid? आप जानते हैं फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये दोनों तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड कर देंगे, आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, अब मिथेनोइक एसिड में HCOOH होता है, आप नोट करें इसमें ये एल्डिहाइडिक पार्ट है। बिकॉज ऑफ दिस एल्डिहाइडिक पार्ट मिथेनोइक एसिड कैन रिएक्ट फैलिंग रिएजेंट, यहां लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, एंड ऑल्सो टॉलरेंस रिएजेंट, दोनों से रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं बता रहा हूँ। ठीक है जी, उसके बाद तो ये आंसर तो ठीक हो गया मेरा। फिर मुझसे वो कह रहे हैं KMnO4, तो बेटा KMnO4 मिथेनोइक एसिड को ऑक्सीडाइज करेगा, ठीक है, बट नॉट इथेनोइक एसिड। यहाँ भी लिख देते हैं बट नॉट इथेनोइक एसिड। तो इसका मतलब ये भी ठीक है, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। तो राइट आंसर इज
C. Thank you very much, guys.